नमस्कार, मैं निधौरी एक नए सिलसिले के साथ में आपके साथ जुड़ रही हूँ। आज की खास मुलाकात में हम आए इंजीनियर अरुण झा के घर, जहाँ हम इन सर से कुछ उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सवाल पूछेंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप दर्शकों को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ खास बातें बताएं। देखिए, जो पर्सनल मेरी लाइफ है वो बहुत ही एक सीमित परिवार से मैं हूँ और बहुत ही नॉर्मल ढंग से हम लोग रहते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ और मेरा जो हाई स्कूल है वो एजुकेशनल फील्ड में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेंट मैरिज इंटर कॉलेज झांसी से ही हुआ है। इसके बाद सन 2010 में मैंने इंटर की परीक्षा पास की हुई है श्री गुरु नानक खालसा इंटर कॉलेज से। इसके पश्चात मैंने अपना इंजीनियरिंग एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आज जिसका नाम है, पहले उसका नाम कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग था। उस समय सिर्फ वहाँ पे इंजीनियरिंग ही होता था 2010 में। तो वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया, अपना बीटेक कंप्लीट किया और उसके बाद ही फिर मैंने अपना 2016 में BIET में अपना गेट के थ्रू मेरा चयन हुआ, काउंसलिंग के थ्रू। तो मैंने BIET कॉलेज को चुना, जबकि मुझे और भी अच्छे कॉलेज यूपी में मिल रहे थे गेट के थ्रू। जबकि मैंने सोचा कि हाँ, झांसी में मैं इस कॉलेज के ले लूँ तो मेरे लिए प्रेफरेबल होगा। तो वहाँ से मैंने अपने MTech कंप्लीट किया है। अभी हाल ही में मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी अपने लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ जी। सर, आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स के बेहतरीन टीचर्स में से एक हैं। तो सर, एक प्राइवेट टीचर्स की लाइन चुनना बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइन है। तो इसके लिए सर आपने कोई मजबूरी थी या आपका इंटरेस्ट था? जी, जैसे ही मेरा 2014 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल ब्रांच से, और चूँकि ये ब्रांच ऐसी है जिसमें बहुत ही कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मिक्सचर है और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे नॉलेजेबल पॉइंट हैं और ये तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे आपको बढ़ाती है। ये ब्रांच का अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि यहाँ पे साउथ में देखा जाए या फिर आप सऊदी अरेबिया वाले क्षेत्र में देखा जाए और हमारे इंडिया में साउथ में, तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। बट यहाँ पर ये ब्रांच होना और मेरा ये चयन होना एक ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से मैंने इसमें एडमिशन लिया, जिस समय किसी बच्चे को जानकारी नहीं होती। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा, इसका अध्ययन किया, तो मुझे इसके बारे में पता चला कि यार इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ें होती वो तो इसमें सारी रखी जाती हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन कोर मेजरमेंट का पार्ट भी आता है। तो सन 2014 में जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो मेरे काफ़ी दोस्त थे जिनका सिलेक्शंस काफ़ी MNCs में भी हुआ और इसके बाद ही कुछ लोग मेडीजी से प्रिपरेशन करने भी चले गए। और जब मैंने फिर इसके तुरंत बाद गेट का एग्ज़ाम दिया तो मेरे जो कुछ दोस्त भी थे जो मेडी से तैयारी कर रहे थे, उनका गेट क्वालिफाइड नहीं हुआ, जबकि मेरा गेट आराम से क्वालिफाइड हुआ सेम ब्रांचेस से। तो फिर मैंने देखा कि जब मैं इतना हायर पोटेंशियल अपना सेल्फ में दे पा रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहिए कि मैं अपनी प्रिपरेशन में भी चार चांद लगा सकूँ और इसके बाद ही कि बच्चों का सिलेक्शन भी करवा सकूँ। तो एक समय ऐसा था कि मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी और उसी के पश्चात मैंने फिर अपना सुबह एक पेन और डायरी ली और उसमें अपने हिसाब से मैंने सोचा कि मुझे किस तरीके से एक नॉर्मल वे में स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। बस मेरा मोटो था कि नहीं, मुझे पढ़ाना है, एनी हाउ मुझे पढ़ाना है। तो वो मेरा एक पैशन था, एक जुनून था जो कि आज मुझे यहाँ तक लेकर आया है। और फिर मैंने अगले दिन इसी प्रकार से मैंने काम किया, मैंने पॉम्पलेट स्टार्ट किए, मैंने पॉम्पलेट बंटवाए और फिर उसके बाद ही मेरे पास 10 स्टूडेंट आए जिनमें से 8 लड़के लगातार पढ़े, जिसमें से 3-4 का लगभग सिलेक्शन हुआ। इसी प्रकार से ये 7-8 साल की जर्नी रही। 10 से 20 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, इस तरीके से मेरे पास ये सिलसिला बढ़ता गया और बच्चों के सिलेक्शन होते जा रहे हैं। और कंटिन्यू मैं भी गेट देता हूँ और मैं गेट इसीलिए भी देता हूँ ताकि मैं लोगों को एक्सप्रेस कर पाऊँ कि यस वी हैव अ नॉलेज, सो आई प्रोवाइड द फुलफिल नॉलेज टू द स्टूडेंट। तो मैंने भी 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड अभी तक किया हुआ है और इंजीनियरिंग सर्विस प्री भी क्वालिफाइड हूँ। मैं भी इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिसमें मेरा मैं चाहता हूँ कि भाई झांसी में एक बहुत अच्छी क्वालिटी दे पाए जो लोग इलाहाबाद और दिल्ली जाके क्वालिटी नहीं ले पाते। तो इस तरीके से मेरी अभी तक की जर्नी रही है जी। सर, आपने बीटेक एमटेक जैसी हाई क्वालिफिकेशन लेने के बाद प्राइवेट टीचर्स ही क्यों, मतलब आप और किसी जगह क्यों नहीं आपने सोचा? देखिए, मैंने जैसा बताया मेरा ये पैशन था कि मुझे टीचिंग ही लाइन में जाना है और इसके साथ ही साथ मैं अपने आप को भी एक बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकता हूं। जबकि किसी अगर प्राइवेट जॉब की बात करूं या गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर मैं कोई जॉब ले लेता
किसी भी प्रकार की अगर छोटी जॉब भी ले लेता तो मैं अपना एक जो मेरा एम है, मेरा उद्देश्य है, वो मैं फिर प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस लाइन के थ्रू मैं अपना उद्देश्य भी प्राप्त कर सकता हूँ और मैं बच्चों को तो झांसी में गुड क्वालिटी दे रहा हूँ, जो कि एक मिनिमम अमाउंट में हम लोग तैयारी भी करा रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी करवा रहे हैं। तो सर हमने सुना है कि आपने यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन की थी, तो ये क्या सच है? जी, मैं अभी भी यूपीएससी के लिए लगा हुआ हूँ। यूपीएससी में जो हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, तो ऑलरेडी मैं उसे अभी 2 टाइम्स दे चुका हूँ। फर्स्ट टाइम तो मेरा क्वालिफाइड नहीं हुआ था, बट सेकंड टाइम से भी प्री क्वालिफाइड भी हो चुका है, लेकिन मेंस क्वालिफाइड नहीं हो पाया ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स। सो नो प्रॉब्लम, बट आई विल डू मोर। सर आप अभी भी तैयारी में लगे हैं यूपीएससी जी की? बिल्कुल। ओके, तो सर हमारा ये हैगा कि आपने कितनी बार गेट क्वालिफाई किया है, मतलब और अभी भी आपके आगे इरादा है कि आप नेक्स्ट टाइम तक भी गेट के लिए प्रिपेयर करते रहेंगे? जी, गेट एक ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि इंजीनियरिंग में एक अपना अच्छा लेवल लगता है। हमारे भारत में जितने भी उपक्रम हैं, पीएसयूज़ हैं, या एक अच्छी हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप एब्रॉड भी जाना चाहते हैं तो गेट इसलिए होता है। तो चूंकि मैंने देखा कि मुझे गेट देना चाहिए, मैंने फर्स्ट टाइम गेट क्वालिफाइड किया तो लोगों ने सोचा भाई तुक्के में भी हो सकता है, मैंने भी सोचा हो सकता है, जबकि मैंने सेकंड टाइम्स दिया, फिर थर्ड टाइम्स दिया और मैं लगातार 5 साल से इसे कंटिन्यू दे रहा हूँ और 5 के 5 बार मैं क्वालिफाइड हूँ विथ अ गुड रैंक। तो मेरी लास्ट टाइम जो रैंक थी वो मेरी 723 के आसपास थी ऑल ओवर इंडिया। तो अभी मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी रैंक आ पाऊँ। नेक्स्ट टाइम मेरा है कि अंडर 200 में मैं आ पाऊँ। तो और मैं झांसी में भी यही प्रयास मेरा रहेगा कि मैं झांसी में एक बहुत अच्छा काम कर सकूं, लोगों को गुड नॉलेज दे सकूं। आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और अभी कोरोना से हम लोग सभी लोग बहुत रिहा हुए हैं, तो आपने कोरोना काल में अपनी क्लासेस कैसे बच्चों को प्रोवाइड कराई थी? देखिए, कोरोना काल में कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लगभग चीज़ें असंभव सी लगने लगी थी, बट मैंने ही नहीं, काफ़ी सारे टीचर्स ने अपने आप में बदलाव किया और ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट किया। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ सकते थे वो कनेक्ट हुए और उन्होंने स्टडी को अपना कंटिन्यू रखा। और अभी भी लास्ट टाइम तक जो सेकंड कोरोना की जो वेव आई थी उसमें भी कई लोग मुझसे पढ़ते भी रहे और उनकी क्लासेस लगातार चलती भी रही। सर आपने कोरोना टाइम में ऑनलाइन पढ़ाई, तो फीस में क्या कंसेशन दिया बच्चों को? जी, फीस, अगर फीस की बात करें तो फीस में तो कोई कंसेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि कोरोना में तो स्थिति भी ऐसी थी कि किसी के लिए फ़ीस कम करना एक ये समझ सकते हैं कि घर चलाना, चीज़ों को मैनेज करना उसमें संभवता नहीं हो पाती। तो इसीलिए जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, जिनको पढ़ना है, उन्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, उन्हें फ़ीस से मतलब नहीं होता। उन्हें लगता है कि सर अगर गुड क्वालिटी हमें ऑफलाइन बैचेस में दे रहे थे, ऑनलाइन बैच में भी वही क्वालिटी देंगे, जबकि उनका इसमें टाइम कंज्यूम भी हो जाता है कि घर पे बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं आने जाना नहीं पड़ रहा है, पेट्रोल नहीं लग रहा और आने जाने का भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो वो उन्हें एक निश्चित समय में, और 2 घंटे की क्लासेस हमारी होती हैं, तो 2 घंटे की क्लासेस में भी उन्हें जो नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उससे ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने का मौका मिल पा रहा था। तो स्टूडेंट का भी यही था कि उन्हें ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की कि फ़ीस इस तरीके से कम हो पाए, तो सारा बढ़िया चलता रहा उसमें भी। सर हमने सुना आपकी किताब भी आई है, तो सर आपकी किताब किस विषय में जानकारी दे रही है और लोगों को इससे क्या फ़ायदा है? देखिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसी ब्रांचेस होती हैं जिसमें सेक्टर में कमी और ऊंचाई, गिरावट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं पिछले 15 से 20 साल में। और 15 से 20 साल की ही बात ना करें हम लोग और पहले की बात करें तो भी काफ़ी चेंजेस रहे हैं पहले भी। तो अभी जो हम एक रूप से देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारी बुक निकलती हैं। जैसे डिप्लोमा वाले बच्चे सबसे पहले राजपूत बुक पढ़ा करते थे, गलगोटिया पढ़ा करते थे, वाई.डी. शर्मा पढ़ते थे और बी.एल. थरेजा पढ़ते थे, बी.के. मेहता पढ़ते थे। मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। साथ ही साथ जे.वी. गुप्ता की, जो कि सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं होती। एक्चुअली वो बुक में काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं और काफ़ी डीप बुक है और उसमें न्यूमेरिकल पैटर्न ज़्यादा है, जो कि जेई लेवल पे इतना न्यूमेरिकल पैटर्न नहीं आता। 30% न्यूमेरिकल पैटर्न है, 70% थ्योरी है। लेकिन आजकल जो एग्ज़ाम हो रहा है उनका पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। उनका पैटर्न बिल्कुल भी इस प्रकार का नहीं है कि आपका इतने मार्क्स का इस सब्जेक्ट से आएगा। तो मैंने जो अपनी बुक निकाली है इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि एक दूसरे की इक्विवेलेंट ब्रांच हैं, और इन स्टूडेंट्स को एक ऐसी बुक नहीं मिल पाती जिसमें उन्हें सारा कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड हो सके।
कि अपनी प्रिपरेशन के लिए वो हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकें। तो मैंने अपनी बुक में कुछ अच्छे QR कोड्स डाल रखे हैं जिनको आप स्कैन करके हमारे YouTube चैनल से जो इम्पोर्टेंट वीडियोस लेक्चर है उनको आप पढ़ सकते हो। उसमें मैंने MCQs डाल रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हर सब्जेक्ट में लगभग 400, 300, 500 के आसपास सब्जेक्ट वाइज उनका सॉल्यूशंस भी दे रखा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डाल रखे हैं और फॉर्मूले डाल रखे हैं। जबकि बाकी बुक की अगर हम बात करें तो सब में इस तरीके का कंटेंट नहीं होता, या तो वो सिर्फ MCQs देते हैं या फिर थ्योरी देते हैं या नॉर्मल फार्मूला देते हैं। मैंने एक बुक में सब बुक्स का एक कंटेंट मटेरियल उसमें प्रोवाइड करा दिया है अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस। तो जितने भी स्टूडेंट उस बुक को लेते हैं तो वो देख भी पा रहे होंगे कि काफ़ी सारे उन्हें क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट एग्जाम में भी मिल रहे हैं। सर, एक बुक पब्लिश करने के लिए मोटिवेट होना पड़ता है कि वो बुक मार्केट में आएगी कि भी नहीं आएगी, लोग खरीदेंगे कि भी नहीं खरीदेंगे, तो उसके लिए भी बहुत माइंड सेट होना चाहिए। तो आपने इसे कैसे सोचा इस बारे में? देखिए, मैं इस पे अभी से काम नहीं कर रहा था, मैं लगभग मुझे 5 से 6 साल हो गई हैं। तो मैं जब पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो MCQs लिस्ट देता था, बना के खुद क्वेश्चंस डेवलप करता था, खुद क्वेश्चंस को बनाता था, कई सारे फॉर्मूले का सिमुलेशन करता था। इस प्रकार से मैंने कई शीट्स भी बनाई थी। तो इस तरीके से मेरी जो लगभग 50 पेज की या 60 पेज की शीट्स हो जाती थी, तो उन सबको मैंने कलेक्ट किया। इसके अलावा उसमें कुछ MCQs क्वेश्चंस डाल दिए और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, लगभग 2 टाइम्स ऐड कर दिए गए। उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस मैंने उसमें डाल दिए। इसके साथ ही साथ मैंने उसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो लास्ट ईयर मैंने कोरोना में बनाए थे, लगभग 3 महीने जो घर में रहे हम लोग, तो उस 3 महीने में मैं बिल्कुल खाली नहीं बैठा। मैं दिन रात क्वेश्चन सर्च करता था, क्वेश्चन खुद बनाता था, डेवलप करता था, उनको सॉल्व करता था और उनका सॉल्यूशन वगैरह मेंटेन करके मैंने 3 महीने यही काम किया है और इसको मैंने फिर उसमें सिमुलेट किया है। तो मेरी लगभग इसमें 4-5 साल की मेहनत लगी हुई है और इस बुक को फिर मैंने सोचा इसको लॉन्च करना चाहिए और मैंने फिर इसको निकाला। सर, क्या आपकी बुक मार्केट में आ गई? जी, मार्केट में तो अभी नहीं आई क्योंकि उसे पब्लिश कराना होता है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्तर पर काफ़ी जगह मेरी बुक जा रही है और हमारा जो इंजीनियर्स पॉइंट झांसी नाम का चैनल है और काफ़ी टेक्निकल स्टूडेंट जो बाहर के भी मुझसे जुड़े हैं अन्य माध्यम के द्वारा, उन सभी के पास ये बुक जा रही है। या जिन बच्चों को पता चलता जा रहा है वो डायरेक्टली मुझसे परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। जी सर, हमने सुना है प्राइवेट टीचर एसोसिएशन से भी जुड़े हुए होंगे, तो इससे जुड़ने का आपको पीछे मकसद क्या था? देखिए, जब हमारा एसोसिएशन बना उस समय एक एम था कि हम लोगों को मिलकर झांसी को एक एजुकेशन हब बनाना है। और जब एजुकेशन हब की बात की जाती है तो उससे कई लोगों को रोज़गार मिलता है, और रोज़गार मिलता है तो हमारे क्षेत्र के जो टैक्सी ड्राइवर हैं, हमारे क्षेत्र के जो ढाबा संचालक हैं, होटल संचालक हैं, उनका भी रोज़गार बढ़ जाता है, मजदूर वर्ग का भी रोज़गार बढ़ जाता है। तो जब इतने लोगों का रोज़गार बनता है तो एक बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन जैसे हमारी एक संस्थान जो जिस पे लगातार काम भी कर रही है और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, तो ये हम लोगों को सबको एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ाता है। जब टीचर एसोसिएशन से मैं जुड़ा तो मैंने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पाई कि हम लोग एक दूसरे अच्छे टीचर्स को जान पा रहे हैं, जिनका हम लोगों ने सिर्फ नाम सुना था, हम लोग कभी पर्सनली नहीं मिले थे। और टीचर एसोसिएशन मिलने के पश्चात हम लोगों को एक फैमिली का ऐसा फील हुआ कि हम लोग एक फैमिली का ही पार्ट हैं। और सारे टीचर से लगभग हम लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ मिलती हैं कि कितने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया, और उन सब से हमें प्रेरणाएँ भी मिलती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर रख पा रहे हैं। सर, आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कई लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे, आइडल मान रहे होंगे आपको, तो आपने अपनी लाइफ में किसे आइडल माना, किसको फॉलो किया और किन के विचारों पे आज चल रहे हैं आप? देखिए, आइडियल हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई होता है, तभी लोग आगे बढ़ पाते हैं, वो चाहे कोई महान विभूति हो या घर का सदस्य हो। तो मेरे घर के सदस्य, मेरे फादर हमेशा मुझे इंस्पायर करते रहे। मैंने उनके स्ट्रगल के जीवन को बहुत अच्छे से पढ़ा। हालांकि अभी लेटेस्ट हाल ही में 24 जून को मेरे फादर एक्सपायर भी हो गए। उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे जीवन में इंस्पायर किया। अपने जाने के एक दिन पहले भी मुझे वो इंस्पायर कर रहे थे। हर तरीके से उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि जीवन में कभी घबराना नहीं है किसी तरीके से, चाहे जितनी विपत्ति आ जाए। लेकिन ठीक है, जो स्थिति हुई, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे किसी भी चीज़ को लेके, स्थिति कोई भी हो, लेकिन हमेशा वो पॉजिटिव रहते थे। तो ये उनसे मैंने अपने जीवन में सीखा है कि हमेशा लगनशील रहना चाहिए किसी भी काम के प्रति। सर, आप इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स के टीचर हैं, तो 10 सालों में देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज कम होती जा रही हैं,
तो आप बच्चों से, जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से हैंगे, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो अपनी ब्रांच पे भरोसा रखें कि अपनी मेहनत पर? देखिए, पिछले 15 से 20 साल की मैं बात करूं तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले जो कॉमन ब्रांचेस हुआ करती थी वो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हुआ करती थी, और इसके इंडिविजुअल पेपर हुआ करते थे। जैसे एसएससी जेईई की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का एक कॉमन पेपर हुआ करता था, और रेलवे जैसी जगह की बात करें तो वहाँ पे सारी ब्रांचेस का एक ही पेपर हुआ करता था। उसके बाद सन 2007 से बहुत सारे चेंजेस आए, जिसमें इलेक्ट्रिकल अलग कर दिया, मैकेनिकल अलग कर दिया, सिविल अलग कर दिया। फिर इन्हें आवश्यकता पड़ी ईसी डिपार्टमेंट की भी, तो ईसी की भी काफ़ी वैकेंसी निकली। लेकिन एक समय ऐसा था 2009 से लेकर 2013 तक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बहुत सारी वैकेंसीज आई, तो लगभग 2013 से फिर इसमें रिसेशन आ गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच खासकर देखी जाए और इंस्ट्रूमेंटेशन देखी जाए तो इसमें 2013 से लेकर 2019 तक ना के बराबर वैकेंसी आती थी। ना के बराबर कहने का मतलब एक निकल आई या दो निकल आई या वो भी नहीं निकलती थी, जबकि इलेक्ट्रिकल की काफ़ी वैकेंसी निकाली जाती थी। और सिविल मैकेनिकल तो वर्साटाइल आपकी थी ही, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल आपकी वर्साटाइल ब्रांच है। तो उसी प्रकार से 2020 में अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अपने जो उपक्रम होते हैं पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनमें ईसी डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें भी बहुत सारा आपका इसको गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया है। तो आईटी और ईसी का जो मांग है अब दिन पे दिन, जो उपक्रम गवर्नमेंट के हैं या इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की जो परीक्षाएं होती है, जैसे यूपीपीसीएल, अभी हाल ही में यूपीपीसीएल की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी ईसी ब्रांच के लिए उन्होंने निकाली लगभग 10 साल बाद। तो ये समझिए, और आगे आने वाले टाइम में भी ईसी की जो वैकेंसीज है वो काफ़ी निकलने वाली हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर एक अच्छे हार्ड वर्कर हैं तो आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। देखिए, तैयारी के लिए सिर्फ हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। क्योंकि हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोगों का एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझे यही प्रिपरेशन करना है। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि अगर आप सब चीज़ों की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती है। जैसे हमारे सामने 4 रास्ते हैं तो हम चारों रास्ते पे नहीं चल सकते, एक रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। उसी प्रकार से प्रिपरेशन में भी इसी तरीके से होता है। आप जिस भी ब्रांच से हैं बस आप उसका पार्ट बहुत अच्छे से मजबूत कर लीजिए। अगर आप ईसी से हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का टेक्निकल पार्ट इतना मजबूत कर लीजिए कि आगे जो भी वैकेंसी निकली वो एक वैकेंसी भी हो तो वो आपकी हो। तो तैयारी करने का सही तरीका भी यही होता है। क्योंकि देखिए, आने वाला जो समय है वो तो आप ये मान के चलिए काफ़ी सारी चीज़ें प्राइवेट में जाना भी चाहिए और जाएंगी भी। उसका कारण ये है क्योंकि गवर्नमेंट में उस तरीके से काम नहीं हो पाता पूरी तरीके से जो होना चाहिए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं भ्रष्टाचार भी काफ़ी फैल रहा है, तो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर होता है कि सारी ये चीज़ों को मैनेज करना, तो इसीलिए चीज़ें प्राइवेट में जा रही हैं। लेकिन भले ही प्राइवेट में चली जाएँ, वैकेंसी जैसी निकलती थी वैसी निकलती रहेंगी अनंत काल तक। उसमें किसी भी प्रकार की ऐसा बोल सकते कम या ज़्यादा रेशियो हो सकता है, लेकिन ख़त्म पूरी तरीके से नहीं होंगी। क्योंकि सरकार जो है वो भी यही चाहती है, क्योंकि सरकार का मतलब ही होता है कि उसके अंडर में लोग काम करें। तो जब लोग अंडर में काम करेंगे तभी तो सरकार चल पाएगी, और जब लोग अंडर ही काम नहीं करेंगे, सारी चीज़ें अगर प्राइवेट होंगी तो सरकार ही किस काम की, तो सरकार का कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा। तो वैकेंसी तो निकलती रहेंगी, हाँ रेशियो कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन आप बढ़िया प्रिपरेशन अगर करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। सर, जो अभी सरकारी संस्थान हैंगे जो दिन पे दिन प्राइवेट होते जा रहे हैं, रेलवे को भी प्राइवेट करने के विचार चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अभी तक पता चला हुआ है कि जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट मीन्स होता है हम लोग किसी भी चीज़ को एक ठेके में दे देते हैं। तो अगर ठेके दे देते हैं तो अगर मान लीजिए हम एक छोटे से बात करें, एक छोटे से लेवल से, कि हमने जो गवर्नमेंट है उसका खर्च होता है किसी काम को कराने के लिए 100 रुपये, जबकि प्राइवेट वाले कहते हैं कि हम इस काम को 60 रुपये में कर सकते हैं। तो जब वो काम 60 रुपये में हो रहा है तो गवर्नमेंट 100 रुपये फिर क्यों खर्चा करे? तो चीज़ें इसीलिए 60 रुपये में की जा रही हैं। तो 60 रुपये में वो अपने एम्प्लॉय की पूरी सैलरी भी निकाल ले रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, सब कुछ गवर्नमेंट का है, लेकिन प्रेशर कौन कर रहा है ऊपर से? प्राइवेट ठेके वाले। क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट के अंडर में चीज़ें होती थी तो उसमें पैसा पूरा लेते थे, लोग काम नहीं करते थे। अब जब ऊपर एक हेड पे प्राइवेट सेक्टर का अधिकारी बैठ गया है तो वो पूरा चाहेगा कि आपको बिठाला जाए इस पोजीशन पे, तो आपको काम भी कराया जाए। तो हम देख भी रहे हैं आज के समय में कि जितने भी सरकारी संस्थान है, हर किसी व्यक्ति पे एक प्रेशर होता है। वो हमेशा यही बात करता है कि बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, ऊपर से बहुत प्रेशर है और इस काम को करना है। इसका मतलब यही है कि ऊपर से चीज़ें ठेके में चलाई जा रही हैं, लेकिन उनको सैलरी वही मिल रही है, सारा आपका पे स्केल सेम है, सब कुछ सेम है। बट ऊपर का जो आपको ऐसे बोल सकते हैं ना, किसी दूसरे ने गोद लिया। एक माँ का बच्चा अगर बिगड़ जाता है तो दूसरा कहता है मैं इसको संभाल लूंगा, इसको मुझे दे दो।
तो उसको फैसिलिटी मैं वैसी दूंगा लेकिन संभाल मैं लूँगा, बस यही चीज़ हो रही है। तो बस इतना सा अंतर है ठेके में जाने का। जिस प्रकार से वैकेंसी आती है उस प्रकार से आती भी रहेंगी और ये गवर्नमेंट का पूरा रूल भी है। सर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सालों से, नहीं सब गवर्नमेंट सेक्टर में जा पा रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, डीमोटिवेट होने का सवाल नहीं होता। प्रयास जीवन में सभी करते हैं और अगर हम अपने अगर हम पास्ट में देखें तो हमें पता चल पाएगा कि लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। हम लोग और आप लोग तो आज कुछ भी स्ट्रगल नहीं कर रहे। पहले के टाइम में हम लोगों को बंदिश में रखा जाता था, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, महिलाएं तो बिल्कुल नहीं निकल पाती थी, पुरुषों के साथ भी अत्याचार हुआ करते थे, सिर्फ राजा महाराजा खुले घूमते थे और भी कड़ी सजाएं दी जाती थी। बहुत ही टफ जीवन था। आज का जीवन हम लोग अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बस हमको थोड़ा स्टडी करना है। अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से या किसी एक स्टूडेंट वर्ग के हुए हैं आप, तो आपको सिर्फ यही सोचना चाहिए कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और आपको लगता है कि यार मैं अगर थोड़ी प्रिपरेशन करूँ तो एग्ज़ाम को फोड़ सकता हूँ, तो दोस्तों यकीन मानिए आप थोड़ी नहीं थोड़ा सा और प्रिपरेशन उसको करेंगे तो आप 101% एग्ज़ाम को फोड़ देंगे। और एग्ज़ाम वही निकालते हैं जिसके अंदर से आग होती है, क्योंकि समय ऐसा है, अंदर से आग होने का मतलब आप में इतनी एनर्जी होना चाहिए, इतनी पावर होना चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि आप इजी तरीके से उसको प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को फोड़ दें। तो भाई किसी भी तैयारी में समय लगता है। जीवन में दो चीज़ें आपको चाहिए, टाइम एंड पेशेंस। अगर आप टाइम एंड पेशेंस रखेंगे डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया, हमें इतना अवेयर किया और हमारे दर्शकों को मोटिवेट किया। तो आपने देखा इंजीनियर अरुण झा के साथ हमारी खास मुलाकात।